आज शुक्रवार का दिन था। दफ्तर खुले अब 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय हुआ था। चीफ अकाउंटेंट शर्मा जी एक विषय पर अपने अफसर खन्ना से उनके ऑफिस में कुछ वार्तालाप कर रहे थे कि मुख्य लिपिक प्रधान जी भी ऑफिस में दाखिल हुए। खन्ना ने देखा कि शर्मा जी और प्रधान जी में कुछ इशारेबाजी चल रही है। क्या बात है शर्मा जी? उन्होंने पूछा। पहले तो शर्मा जी सकुचाए, फिर उन्होंने उत्तर दिया, सर, ये प्रधान बोलता है कि लोहागढ़ के किले में कोई चीखने की आवाज़ आती है। तो तुम्हारा क्या कहना है इस पे? लोहागढ़ के किले में चीखने की आवाज़ आती है या नहीं? खन्ना ने अपने मुंह से पाइप निकालते हुए प्रधान जी की ओर देखते हुए जोरदार ठहाका लगाया। प्रधान जी का मुंह छोटा सा हो गया और वह रुआंसा होकर बोला, सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह वाकई कुछ ना कुछ ऐसी है जो इंसानी समझ से परे है। शर्मा जी बोले, मैं भी इसको यही समझाता हूँ सर कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मानता नहीं है। ये बोलता है वहाँ भूत प्रेत का वास है। खन्ना सर बोले, प्रधान जी, 21वीं शताब्दी में तुम्हें इस तरह की वाहियात बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब विज्ञान का युग है। पिछले ज़माने में अशिक्षित और अंधविश्वासी लोग रहते थे जो इन सब बातों पर भरोसा करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। प्रधान जी बोले, सर, लाखों सालों से वही सूरज, वही चांद, वही हवा और वही वातावरण हमारे ऊपर है। क्या कोई चीज़ कभी बदली है? हाँ, बदल जाता है तो इंसान। एक और दुनिया ज़रूर है, लेकिन हम मानते नहीं। अगर चाहे तो आप दोनों खुद वहाँ जाकर देख लो और इस बात की पुष्टि कर लो। मेरा कहा बिल्कुल सत्य है। प्रधान जी ने तैश में आकर बोला। तभी शर्मा जी बोले, मैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ वहाँ मिली तो मैं प्रधान को 10,000 रुपये दूंगा, वो भी कैश। खन्ना साहब हंसते हुए बोले, अच्छा, इसी संडे को हम तीनों वहाँ जाकर इस बात को देख लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। अब जाकर के काम करो। इस प्रस्ताव से दोनों बड़े चकित हुए। अब उच्च अधिकारी साथ घुलने मिलने की बात करे तो माथत है कि प्रसन्नता स्वाभाविक थी। संडे की सुबह खन्ना, शर्मा जी और प्रधान जी अपनी कार से लोहागढ़ के किले की ओर रवाना हो गए। क्योंकि कार खन्ना सर की थी तो इसलिए वही ड्राइव कर रहे थे। खन्ना सर के बगल में शर्मा जी बैठे हुए थे और पीछे प्रधान। इन्होंने खाने पीने का कुछ सामान अपने साथ ले लिया था। एक शक्तिशाली टॉर्च भी अपने पास रख ली थी, क्योंकि लोहागढ़ के किले में बहुत सारे स्थान ऐसे थे जो बड़े ही अंधेरे थे। ये सब सुबह 11 बजे के करीब लोहागढ़ के किले में पहुंच गए। एक विशाल प्रवेश द्वार के भीतर जाने पर एक बड़ा सा आंगन, चारों तरफ बनी हुई मजबूत कोठरियाँ, सैनिकों के रहने के कमरे इत्यादि देखते हुए वे आगे बढ़े और किले के मुख्य स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक बड़ा ही भव्य और मजबूत पत्थरों का बना हुआ महल था। महल के मुख्य हॉल में नीचे संगमरमर बिछा हुआ था, लेकिन देखभाल के अभाव में वह चीकट हो चुका था। साथ ही वहाँ कबूतर और चमगादड़ों की भरमार थी, जिनके कारण वहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। लोहागढ़ का किला वैसे तो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में था, लेकिन सरकारी काम में किस तरह का कर्तव्य पालन किया जाता है ये तो तीनों जानते थे, क्योंकि ये तीनों भी सरकारी कर्मचारी थे। 2-2:30 बजे तक वे निर्दृश्य किले में इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने बहुत सारी जगह देखी,
जिनमें बहुत कुछ अंधेरी स्थान भी थे, जिनका उन्होंने टॉर्च से निरीक्षण किया तो वह चमगादड़ उल्टे लटके दिखाई पड़े। लेकिन इन्हें किसी भी तरह की चीखने चिल्लाने की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। माहौल मनुष्य जरूर था, लेकिन भूतिया नहीं। शर्मा जी बोले, खन्ना सर, आपने देख लिया ना, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अब आप प्रधान को बोलना कि ये मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2000 रुपीज़ तो ज़रूर देगा। ये सुनकर खन्ना जी हंसने लगे। थक जाने पर शर्मा जी एक कमरे में थोड़े थोड़े साफ चबूतरे पर बैठकर खाने पीने का सामान निकालने लगे कि अचानक बगल के कमरे से कुछ ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सबके कान खड़े हो गए। उस नीरव स्थान पर जहाँ और कोई था ही नहीं, इस तरह की आवाज़ कौन कर रहा है? खन्ना अचानक ही उठ के उस कमरे के प्रवेश द्वार के बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे प्रधान भी चला गया। शर्मा जी भोजन सामग्री प्लेटों में डालने में व्यस्त था तो वह अपने काम में ही मगन बैठा था। अचानक बगल के कमरों में बहुत तेज तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। शर्मा जी चौंक कर उठा और बगल में जाने के लिए दौड़ा, पर इसके पहले ही वह द्वार से निकल पाता, दूसरी ओर से भाग कर आता प्रधान उससे बहुत जोर से टकरा गया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। प्रधान की आंखें आश्चर्य से फटी हुई थी। वह बगल के कमरे की ओर हाथ दिखाता हुआ जोर से खन्ना खन्ना इतना ही चिल्लाया। उससे और कुछ बोला नहीं जा रहा था। क्या हुआ खन्ना सर को? शर्मा जी ने भी जोर से चिल्लाकर पूछा। किसी ने उनको मार दिया। प्रधान गिड़गिड़ाता हुआ वहां पर सहमते हुए बोला। दोनों दौड़ते हुए बगल के कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश फक्ता हो गए। वहां तो कोई नहीं था। वह कमरा पूरा खाली पड़ा था। वहां सिर्फ खन्ना सर की पीक कैप पड़ी हुई थी। दोनों आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। शर्मा जी ने पूछा, यहाँ क्या हुआ था? प्रधान बोला, जब मैं और खन्ना सर कमरे में आए तो यहाँ कोई नहीं था। अचानक खन्ना सर अपना गला पकड़ के जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। मैं घबरा गया। मेरे सामने ही तड़पते हुए खन्ना सर धड़ाम से गिर पड़े तो मैं तुम्हारे पास सहायता के लिए दौड़ पड़ा कि हम दोनों उन्हें उठाकर यहाँ ला सकें। अब दोनों मिलकर खन्ना सर को ढूंढने लगे और उनका नाम ले लेकर चिल्लाते रहे, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई पता नहीं चल सका। अचानक ही बहुत तेज चीख की आवाज़ सुनाई दी जो पूरे किले में गूंजने लगी। ये किसी औरत के चीखने की आवाज़ थी, लेकिन यह अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि ये किस तरफ से आ रही है। दोनों भय से कांपने लगे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। प्रधान जी बोले, सुना शर्मा जी, मैं इसी चीख की बात कर रहा था। शर्मा जी भी हैरान थे, लेकिन इस बारे में बहस करने का अभी समय नहीं था। अभी उनकी प्राथमिकता खन्ना सर को ढूंढने की थी। शर्मा जी ने कहा, तुम बाईं तरफ जाओ, मैं दाईं तरफ जाता हूँ और हम दोनों एक एक कमरे को देखते हुए फिर दूसरे कोने पर आकर मिलेंगे। इस बात पर प्रधान जी ने हामी भरी और दोनों दो दिशाओं की ओर चल पड़े, एक एक कमरा देखते हुए। प्रधान जी जब लंबा चक्कर लगाकर दूसरे छोर पर पहुंचे तो वहाँ शर्मा जी की देह पड़ी हुई थी। उसे अभी अभी किसी धारदार हथियार से मारा गया था। उसके पेट से भल-भल करके खून बह रहा था। प्रधान जी के हाथ पांव पूरी तरह फूल गए। उसने दौड़ करके शर्मा जी को जांचा तो उनकी नब्ज हल्की हल्की चल रही थी। उसने इधर उधर देखा तो कोई और नजर नहीं आया। प्रधान जी ने शर्मा जी को हिलाया डुलाया और चिल्लाता हुआ बोला, शर्मा जी, क्या हुआ? क्या हुआ शर्मा जी? मुझे बताओ, किसने तुम्हें मारा? शर्मा जी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली
और कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहे और उसकी गर्दन लटक गई। अब प्रधान जी भारी मुसीबत में पड़ गए। किला शहर से बहुत दूर निर्जन स्थान पर था, तो वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं था। अब वह क्या करें? एक साथी गायब और दूसरा मारा गया। अब प्रधान जी भारी मुसीबत में पड़ गए। किला शहर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी बाहरी सहायता नहीं ले सकते थे। प्रधान जी खुद को कोसने लगे। आखिर क्या जरूरत थी आबेल मुझे मारने की? किले में चीख सुनाई पड़ती थी तो सुनाई पड़ती रहती, उसे क्या पड़ी थी आकर सुनदगी? वह फूट फूट कर रो पड़ा। अब खन्ना को ढूंढना जरूरी था। बाहर आकर प्रधान जी फिर जोर जोर से खन्ना जी का नाम चिल्लाने लगे और इधर उधर दौड़ने लगे। और तब उसने चैन की सांस ली जब अचानक एक दरवाजे से खन्ना प्रकट हो गए। लेकिन उनका अवतार बिल्कुल बदला हुआ था। ऐसा लग रहा था वे किसी अन्य आत्मा के वश में हैं। उनकी पुतलियां ऊपर की ओर टंग रही थी और चेहरे से क्रूरता झलक रही थी। उन्होंने अपने हाथ में एक लोहे का सरिया पकड़ रखा था, जिसे उन्होंने पास आकर बड़े जोर से प्रधान पर चला दिया। प्रधान को बड़े जोर की चोट लगी और वह जोर से चिल्लाता हुआ गिर पड़ा। अब क्रोधित खन्ना ने चाहा कि वे गिरे हुए प्रधान के पेट में सरिया भोंप दे, लेकिन प्रधान ने सरिया दोनों हाथों से पकड़ लिया और दूर हटाने लगा। ऊपर से खन्ना जोर लगाने लगा। ये बस होने को ही था कि खन्ना प्रधान का काम तमाम कर देते कि एक चमत्कार हो गया। शर्मा जी अचानक लहराता हुआ खन्ना के पीछे प्रकट हुआ और उसने खन्ना को जोरदार धक्का दिया। खन्ना त्योरा कर गिर पड़ा। शर्मा जी होश में आ गया था और उसने अचानक आकर प्रधान की जान बचा दी। लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से उसके शरीर में इतनी कमजोरी आ चुकी थी कि वह फिर वही चक्कर खाकर गिर पड़ा। लेकिन उसके पराक्रम ने प्रधान की जान सही समय पर बचा ली थी। अचानक खन्ना अपने सहज रूप में आ गए और जैसे उनकी नज़र प्रधान पर पड़ी, वो सरिया फेंक कर दौड़े और प्रधान से लिपट कर बोले, अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें किसने घायल कर दिया? प्रधान समझ गया कि खन्ना किसी प्रेत बाधा के शिकार थे। वे अब उसके असर से बिल्कुल बाहर आ गए हैं और सामान्य हो गए हैं। वह बोला, सर सब प्रेत लीला है। आपने भूत बनकर मुझे मारा है और शर्मा जी को भी पता। हाँ, शर्मा जी, तुम ठीक तो हो ना? शर्मा जी को पता नहीं क्या हो गया, किसने घायल कर दिया है इन्हें। हे भगवान! अब उनकी नज़र शर्मा जी पर पड़ी तो वो चिल्लाते हुए दौड़े और उसका गला छूकर रग जांचने लगे। इतने में शर्मा जी उठ बैठा और खन्ना से जूझ गया। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर खन्ना का गला दबोच लिया। खन्ना दुबले पतले व्यक्ति थे और शर्मा जी बलिष्ठ दक्षिण भारतीय था। वह घायल अवस्था में भी खन्ना पर भारी पड़ने लगा। प्रधान समझ गया कि अब आत्मा ने शर्मा जी के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। उसने घबराकर सरिया उठा लिया और शर्मा जी को मारने दौड़ा। शर्मा जी के मुंह से भयानक गुर्राहट निकल रही थी और इसके पहले कि वह खन्ना का गला दबाकर उनका काम तमाम कर देता, प्रधान ने सरिया का जोरदार वार किया। किसी अज्ञात भावना के वशीभूत होकर शर्मा जी उसी समय खन्ना को लिए पलट गए और सरिये के जोरदार वार खन्ना की खोपड़ी में पड़ा और उनकी खोपड़ी फूट गई। भयानक रक्त की धारा बह चली। प्रधान ने घबराकर सरिया फेंक दिया और जोर से चिल्लाकर रो पड़ा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? शर्मा जी हाफता हुआ खड़ा हुआ और बोला, प्रधान, रो मत, इन्हें इनके पाप की सजा मिली है।
शर्मा जी प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये देखकर प्रधान ने राहत की सांस ली। वह जल्दी से बोला, शर्मा जी, खन्ना सर का कोई दोष नहीं है। ये तो किसी भूत के प्रभाव में आकर ये सब कर रहे थे। इन्होंने मुझे भी सरिये से मारा था, लेकिन भूत का प्रभाव हटते ही ये सामान्य हो गए थे। तुम भी अभी भूत के प्रभाव में आकर उनका गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। शर्मा जी, ये किला ही भूतिया है। चलो हम तीनों यहाँ से चलते हैं। शर्मा जी अब अपना शर्ट उतार कर अपना घाव बांधने की प्रक्रिया में लीन थे। उसके चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कुराहट थी और वह बोले, यहाँ कोई भूत नहीं है प्रधान। ये खन्ना सर गद्दार है। ये अभी भी मेरा गला जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि दबा रहे थे। ये सुनकर प्रधान हैरान रह गया। हाँ प्रधान, शर्मा जी बोले, सब इनका नाटक है। जब हम इन्हें तलाश रहे थे तो अचानक ये मेरे सामने आकर हमारे ऑफिस में हुए 2 करोड़ के गबन को रफा दफा करने की बात करने लगे, जिसकी जांच हम दोनों कर रहे थे। और तुम ये तो मानोगे कि किसी भूत को तो हमारे ऑफिस में हुए गबन से कोई मतलब नहीं होगा। गबन का मतलब घोटाला। खन्ना ने आकर मुझसे कहा कि मैं गबन के केस में उनके अनुसार रिपोर्ट बना दूं तो वे मुझे 10 लाख रुपए देंगे। मेरे मना करने पर इन्होंने सरिये से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन ये 2 प्रहार कर पाए। तभी तुम आते दिखाई पड़ गए तो ये वहाँ से भाग गए। अब प्रधान के कान खड़े हो गए। 2 करोड़ के गबन की विभागीय जांच चल रही थी, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा शर्मा जी और प्रधान के पास ही था। तो क्या उस गबन में खन्ना सर का हाथ है? प्रधान ने पूछा। अभी फाइनल जांच तो 1-2 दिन में हो जाती, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है उस गबन के पीछे खन्ना सर का ही हाथ है, शर्मा जी बोला। अन्यथा आज वे मुझे रिश्वत की पेशकश ना करते और ठुकराए जाने पर मुझे जान से मारने की कोशिश ना करते। इतनी देर में प्रधान अपनी शर्ट निकालकर खन्ना की खोपड़ी पर बांध चुका था। खन्ना को धीरे धीरे होश आ रहा था। अब खन्ना की सांसें फंसने लगी थीं। दोनों ने उन्हें उठाया और कार की तरफ भागे। खन्ना बोले, अब कोई फायदा नहीं, मैं नहीं बचूंगा। लेकिन दोनों ने खन्ना को कार में लादा और तूफानी रफ्तार से अस्पताल की तरफ भागे। रास्ते में शर्मा जी ने कहा, सर, हम दोनों को मारने का आपका प्लान फेल हो गया। हम दोनों जिंदा हैं और आप ही मौत की कगार पर पहुंच गए। बताओ, आपने ऐसा क्यों किया? खन्ना लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। मैंने ही कार्यालय में 2 करोड़ का गबन किया है, जिसकी जांच तुम लोगों ने कर ली। मुझ पर जुए में हारने के कारण बहुत कर्ज हो गया था और तो क्या उसी गबन को दफा दफा करने आज आप किले में आए थे? प्रधान ने पूछा। और नहीं तो क्या, खन्ना ने ऐठ कर बोला। वरना क्या मुझ जैसा बड़ा अफसर पिकनिक पर तुम जैसे टुच्चों के साथ घूमेगा? कमरे में आपका गला किसने दबाया था सर? प्रधान बोला। अरे वो तो मैंने खुद नाटक किया था ताकि तुम भ्रमित होकर वहाँ से जाओ तो मैं कहीं छुप सकूं। मुझे पहले शर्मा जी को पटाना था। अगर वह मेरे गेम या मेरे खेल में शामिल हो जाता तो तुम्हारी मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन मैं नहीं पटा, शर्मा जी ने बोला। हाँ, जब शर्मा जी मुझे पहली बार अकेले में मिला तो मैंने इसे 10 लाख तक का ऑफ़र दिया, लेकिन यह भाग गया और मुझे अपने प्लान बी पर अमल करना पड़ा। प्लान बी? प्रधान असमंजस स्वर में बोला। हाँ प्रधान, हाँ
हम दोनों का मर्डर, और क्या है ना सर? शर्मा जी बोल पड़ा। खन्ना ने सहमति में सर हिलाया और बोले, अगर तुम नहीं मानते तो मेरा इरादा यही था, तभी तो यहाँ मुझे तुम सबके साथ आना पड़ा। रिश्वत की पेशकश तो ऑफिस में भी हो सकती थी, लेकिन मैं शर्मा जी को ख़त्म कर पाता तब तक तुम आते दिखाई पड़े और मुझे भागना पड़ा। आपने मुझे आते ही सरिया क्यों नहीं मार दिया था? प्रधान ने बोला। जब शर्मा जी ने इनकार कर दिया तो अब समझौते का कोई मार्ग नहीं दिखा। खन्ना बोले, मैं तुम्हें ख़त्म करने के बाद जाकर शर्मा जी को भी पूरी तरह खलास करता, फिर तुम दोनों की लाशें पीछे खाई में लुढ़का देता, जहाँ हिंसक पशु तुम्हारी लाश चाट कर खा जाते। फिर मैं कल चुपचाप ऑफिस जाकर ज्वाइन कर लेता और पुलिस तुम्हें ढूंढती रहती, लेकिन शर्मा ने आकर सब खेल बिगाड़ दिया। प्रधान बोला, हमने घर पर आपके साथ पिकनिक पर जाने की बात कही थी सर, आप फिर भी फंसते। खन्ना कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैं इस वक्त पूना की ट्रेन में हूँ। मेरा एक आदमी मेरे नाम पर सफ़र कर रहा है। कल वो मेरे नाम कंफर्म टिकट जाकर मुझे दे देता तो मेरे पास मजबूत एलिबाई हो जाता। मैं तुम्हारे साथ आया ही नहीं था। प्रधान ने कहा, सर वहाँ किले में लड़की के चीखने की आवाज़ तो आई थी ना, इतनी डरावनी घटनाओं के बावजूद। प्रधान वहाँ आने का अपना मुख्य ध्येय नहीं भूला था। खन्ना वैसी अवस्था में भी हकलाता हुआ मुस्कुराते हुए बोला, मैं कॉलेज के ज़माने से मिमिक्री करता हूँ, वो मेरी चीख थी, मैं तुम्हें डराना चाहता था। प्रधान और शर्मा जी एक दूसरे का मुंह देखते हुए रह गए। अब खन्ना की हालत बिगड़ रही थी, वे बेहोश हो गए। लगता है ये नहीं बचेंगे। प्रधान बदूदाया, लेकिन खन्ना बच गए। दोनों ने तुरंत एक अस्पताल में ले गए, जहां उनका जटिल ऑपरेशन हुआ, जिसमें उनकी जान बच गई। बाद में उन पर सरकारी पैसों के घोटाले का केस चला, जिसमें उनका अपराध सिद्ध हो गया और वे जेल भेज दिए गए। मुझे बचपन से ही भूतों और प्रेतों से काफ़ी डर लगता है। अंधेरा हुआ कि मेरे प्राण कांपने लगते। शायद बचपन में बड़े भाई बहनों द्वारा सुनाई गई डरावनी कहानियाँ मेरे दिमाग में बैठ गई थी, जैसे चुड़ैल के पाँव के पंजे उल्टी दिशा में मुड़े होते हैं और दोपहर में बांस के झुरमुट में डायन निकलती है। आदि बातों ने आज तक मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरा गांव, जो कि एकदम बीहड़ में है, जहां अभी तक बिजली भी नहीं पहुंची। मुख्य बाजार से कई मील पैदल चलकर ही वहां पहुंच सकते हैं और रास्ता भी एकदम सुनसान और झाड़ झंकार सा भरा हुआ है। बीच में एक नहर है, जिसे पार करने के लिए एक सीमेंट का चपटा बिजली का पोल वहां पर बेतहाशा डाल दिया गया बस, जो रात में किसी लाश की तरह वहां पर पड़ा हुआ दिखता है। जिसे पार करने के लिए एक सीमेंट का चपटा बिजली का पोल बस डाल दिया गया है, जिसे पार करने के लिए जिम्नास्ट जैसे कौशल की ज़रूरत पड़ती है। इस बार गांव गया तो ट्रेन लेट थी, पर बाजार पहुंचने तक तो अच्छी खासी रोशनी थी। मुझे लगा कि सूर्यास्त तक घर पहुंच जाऊंगा, पर आधी राह तय करने के बाद अचानक अंधेरा हो गया। तरह तरह के पशु पक्षी विचित्र आवाज़ें निकाल रहे थे। अब मेरी भय से बुरी हालत होने लगी। मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तभी कोड़ में खाद जैसी बरसात शुरू हो गई। मैं बुरी तरह फंस गया, ना आगे जा सकता था ना पीछे। हनुमान चालीसा याद थी, उसका संबल लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब बिजली भी रह रहकर चमकने लगी थी, तो उसके प्रकाश में रास्ता सूझ जाता था। लेकिन हर पेड़ पौधा और झाड़ी
मुझे भूत प्रेत ही नजर आ रहे थे। डर के मारे मैं कांप रहा था, पर मरता क्या ना करता, चलता रहा। अचानक बिजली चमकी और मैंने कुछ फलांग दूर ऐसा दृश्य देखा जिसने मुझे जड़ कर रख दिया। उस समय की अपनी अवस्था का वर्णन मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था मानो मुंह से बाहर आ जाएगा। एक लगभग 8 फुट का दुबला सा आदमी लहराता हुआ चल रहा था, जिसका सर उसके शरीर की तुलना में कई गुना बड़ा था और उसने ऊपर छतरी तान रखी थी। डर के मारे मेरी गिग्गी बंद गई, कदम उठना मुहाल हो गया। घुप अंधेरे में मैं आके फाड़ फाड़ कर उस विचित्र आकृति को देखता रहा। अगली जो घटना हुई उसने रही सही पूरी कसर पूरी कर दी। उस भूत ने शायद आज मुझे मार डालने की ठान ली थी। मेरे देखते देखते वो थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसका सर धड़ से टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। धप की धीमी सी आवाज़ मेरी तरफ चीख में दब गई। मेरी चीख सुनकर वो सरकटा भूत मेरी तरफ आकर्षित हुआ और तेजी से मेरी ओर बढ़ने लगा। अब मुझ पर बेहोशी छाने लगी। प्राण बचना मेरे असंभव थे, किंतु पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा से मैंने अपने पास अपने चचेरे भाई को पाया। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मरते मरते संजीवनी बूटी मिल गई। उसके पूछने पर मैंने भूत का सारा किस्सा सुनाया। फिर मेरे भाई ने मुझे डरते डरते बोला, अरे पागल, तुझसे किसने कहा था इस रास्ते से आने के लिए? मैंने तुझे कॉल पर भी मना करा था, लेकिन तू नहीं माना। इस रास्ते पर हजारों पशु मारे गए हैं। वो एक कसाई की आत्मा है जिसे गांव वालों ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि वो गांव में से गायें चुराता था और उन्हें काटकर बाहर बेचा करता था। इसी सड़क पे उसे दफनाया गया था। वो तो तेरे गले में और मेरे गले में रुद्राक्ष है, वरना शायद आज वो तेरी जान भी ले लेता। फिर मैंने कहा, तू इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ? फिर उसने बताया, अरे बेवकूफ़, पापा मेरे पीछे पड़ गए थे क्योंकि तू पूरे 2 घंटे लेट है। मैंने और दीपक ने तुझे खूब ढूंढा। फिर मैं दिमाग चलाया और मेरे को पता लगा कि तू ज़िद्दी है और तू पक्का इसी रास्ते से आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर तेरे को देखने आ गया और भगवान का लाख लाख शुक्र है मैं सही समय पे आ गया। चल उठ अब। 2 मिनट, एक बात बता, मैं 2 घंटे से बेहोश हूँ? मतलब मैं 2 घंटे से यहाँ बेहोश पड़ा था? फिर मेरे चचेरे भाई ने बताया, हाँ और नहीं तो क्या, इसी वजह से घर वाले सारे टेंशन में आ गए थे। चल अब बैठ जल्दी बाइक पर। फिर हम अपने घर गए और मैंने वहाँ चाचा चाची को भी सब बताया। फिर उन्होंने भी मेरे को वही बात बताई जो मेरे भाई ने मेरे को बताई थी। इसके बाद से लेकर अब तक मैं उस रास्ते से कभी नहीं आता। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहाँ मध्य रेल का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है दादर। ये दादर स्टेशन एक जंक्शन है जो मध्य रेल और पश्चिम रेल दोनों को आपस में जोड़ता है। यहाँ लोकल ट्रेन के प्लेटफॉर्म भी उपस्थित हैं और दूर की गाड़ियों का भी आगमन होता है। विक्रांत दौड़ता हुआ दादर स्टेशन में दाखिल हुआ। गोवा जाने वाली मत्स्यगंधा एक्सप्रेस तब तक प्लेटफॉर्म पर से रेंग चुकी थी। चारों ओर चहल पहल थी। अपने प्रियजनों को छोड़कर कोई लौट रहा था तो कोई अभी टाटा बाय बाय कर रहा था। इतनी भीड़ भाड़ में सामान सहित दौड़ते हुए चलती ट्रेन पकड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन विक्रांत एथलीट रह चुका था
तो उसे पीठ पर बैग लाद कर दौड़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उसने ट्रेन की रफ्तार में तालमेल बैठते हुए दौड़ना जारी रखा और ट्रेन की गेट के डंडे को पकड़ लिया और निकट ही था कि वह अपना पैर ट्रेन के पायदान पर टिकाता हुआ एक हाथ उसने ट्रेन के डंडे को पकड़ने में लगा दिया। अचकचाक कर विक्रांत ने देखा कि एक 30-32 साल की सलवार कमीज पहने हुए महिला भी ट्रेन पकड़ने के लिए साथ भाग रही थी। अगर विक्रांत डंडा पकड़े रहता तो महिला ट्रेन नहीं पकड़ पाती, तो उसकी सुविधा के लिए विक्रांत को डंडा छोड़ना पड़ा। अगर वह डंडा थामे रखता तो उस महिला के गिर पड़ने का खतरा था। उस महिला ने झटपट चलती ट्रेन में छलांग लगाई और भीतर से विक्रांत को भी चढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। विक्रांत जोर लगाकर दौड़ रहा था, लेकिन अब ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी और इतनी तेज ट्रेन में चढ़ पाना बिल्कुल असंभव हो गया था। महिला ने बहुत खेद भरी मुद्रा बनाई। उसे एहसास हो रहा था कि उसके कारण कहीं ना कहीं एक भले मानस की ट्रेन छूट गई। विक्रांत असहाय सा खड़ा हो गया। ट्रेन धड़धड़ाती हुई उसके आगे से गुजर गई। विक्रांत ने खिन्न भाव से सिर झटका, लेकिन तभी चमत्कार हो गया। ट्रेन धीमी होनी शुरू हुई और उसका आखिरी डब्बा प्लेटफॉर्म पर था कि ट्रेन रुक गई। विक्रांत फिर जोर से दौड़ा और उसने आखिरी डब्बा पकड़ लिया। फिर जब बीच के डब्बों से गुजरता हुआ वह अपनी सीट तक पहुंचा, तब उसने पाया कि चेन खींचकर ट्रेन रोकने के लिए उस महिला ने टीटी से लड़ाई कर रही थी। विक्रांत जब तक उन तक पहुंचता तब तक माला सुलट गया था और टीसी चला गया। विक्रांत ने वहां पहुंचकर महिला को धन्यवाद दिया तो उसने उल्टा उसे धन्यवाद दिया और इसी के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। संयोग से दोनों की सीट भी आसपास ही थी। वे देर तक बतिया रहे थे। रात गहरा गई थी। वे नहीं जानते थे कि साधारण सी लगने वाली ये रात आगे चलकर उनके लिए बहुत भयानक सिद्ध होने वाली थी। हेलो, मेरा नाम विक्रांत है, विक्रांत रणदीवे। आप? सामने से उत्तर आया। मेरा नाम मेघा वर्मा है। मैं माहिम काजवे में रहती हूँ। वोल्टास कंपनी में काम करती हूँ। अरे वाह, विक्रांत बोला। वोल्टास में तो मेरा एक मित्र अमन चौधरी काम करता है। क्या आप जानते हैं उसे? सॉरी विक्रांत जी, वोल्टास में असंख्य लोग काम करते हैं। शायद मुलाकात हुई हो, पर बाय नेम तो ध्यान नहीं है। अरे कोई बात नहीं, विक्रांत बोला। गोवा घूमने जा रही हो? मेघा वर्मा हंसते हुए बोली। घूमने भी और पति से मिलने भी? विक्रांत आंखों में थोड़ा आश्चर्य और थोड़ी उत्सुकता भर के उसे निहारने लगा। अरे बाबा, मैं मुंबई में काम करती हूँ और वो गोवा में काम करते हैं। इसी वजह से हम वीकेंड पर मिलते हैं, मेघा ने ठाके लगाते हुए कहा। मेरे पति आदित्य वर्मा एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर हैं। उस औरत का नाम मेघा था। वह माहिम काजवे में रहती थी। उसका पति गोवा में नौकरी करता था, तो फिलहाल वहीं रहता था और मेघा यहाँ मुंबई में रहती थी और साथ में नौकरी भी करती थी। छुट्टियों में कभी एक गोवा चली जाती तो कभी वो मुंबई आ जाता था। विक्रांत को उसका स्वभाव बड़ा मीठा लगा। जल्दी ही वे दोनों घुल मिल गए। बाहर अंधेरा छा रहा था। मेघा ने अपने बैग में से मेथी के पराठे निकाले और विक्रांत के साथ बांटकर खा लिए। फिर विक्रांत ने लोनावला की मशहूर चिक्की निकाली जो मेघा के साथ शेयर की। ऐसा लगता था मानो दोनों वर्षों पुराने मित्र हों। दोनों की बर्थ भी ऊपर नीचे ही थी। दोनों गुड नाइट बोलकर सोने चले गए और थोड़ी ही देर में गहरी नींद के आगोश में समा गए। अचानक एक भारी गड़गड़ाहट हुई और ट्रेन उलट पलट गई। अंधकार हो गया। चीख पुकार
और रोने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। किसी ने विक्रांत को कसकर बाहों में जकड़ लिया। अंधेरे में दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, पर विक्रांत को लगा मानो ये मेघा ही है। कई बार लुढ़क पुढ़क कर रेल की बोगी जब स्थिर हुई तो उल्टी पड़ी थी। आकाश पर पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसकी हल्की रोशनी बोगी में आ रही थी। उस प्रकाश में जब आंखें देखने लायक हुई तब विक्रांत ने नरक का नज़ारा किया। जगह जगह अस्वाभाविक मुद्रा में लोग टूटे फूटे गुड्डे गुड़ियाओं की तरह पड़े हुए थे। डिब्बे में खून की मारो धारा बह रही थी। विक्रांत का खुद का चेहरा बुरी तरह छिल गया था। माथे का रक्त बहकर आंखों में आ रहा था और उसे देखने में भी कठिनाई हो रही थी। पर उसने देखा कि मेघा उसके ऊपर बेसुध पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ था, केवल उसके सर के पृष्ठभाग से रक्त की एक मोटी सी धार बह रही थी। विक्रांत ने हड़बड़ाकर उसकी शाहरग टटोली तो सांस चल रही थी। हे भगवान, विक्रांत बुदबुदाया। नरक भी इससे बुरा होगा क्या? लेकिन वह ये नहीं जानता था कि अभी तो इससे भी बदतर होना बाकी था। नीचे एक नदी बह रही थी। एक बार फिर बचे लोग आतंकित होकर चिल्लाने लगे। विक्रांत ने जख्मी और बेहोश मेघा को कसकर अपने से चिपका लिया और भगवान को याद करने लगा। फिर छपाक की आवाज़ के साथ एक बोगी गहरे पानी में जा गिरी और संयोग से डिब्बा किसी मीनार की तरह नदी की तलहटी में गड़ा हो गया। विक्रांत दरवाजे के पास रॉड पकड़े खड़ा था। उसने तुरंत मेघा को लिए पानी में छलांग लगा दी। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, लगभग छाती तक ही पानी था। एक हाथ से मेघा को घसीटता हुआ वह पानी के बाहर निकल आया और उसने मेघा को किनारे पर लिटा दिया। ठंडे पानी के स्पर्श से उसकी चेतना लौटने लगी थी। कुछ और लोग भी जान बचाने में सफल होकर किनारे तक आ पहुंचे। मेघा, मेघा, विक्रांत ने जोर से उसे झंझोड़ते हुए आवाज़ लगाई। मेघा ने कराते हुए आंख खोल दी और जल्दी जल्दी पलकें झपकती हुई गहरी सांसें लेने लगी। मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ? हे भगवान, वो कहकर रोने लगी। सुनो मेघा, सुनो, विक्रांत बोला। हम बच गए हैं, रोना बंद करो। तुम कौन हो? मेघा बोली। मैं विक्रांत, हम साथी थे ना, याद आया? नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? क्या हो मेरे? और मेघा चीख कर रो पड़ी। शायद सदमे में इसके दिमाग पर आघात पहुंचा है और ये वक्ती तौर पर याददाश्त खो बैठी है। ये सोचकर विक्रांत उसके माथे को सहलाने लगा। थोड़ी ही देर में चारों ओर सीटियों की चीख पुकार बच गई। एक पुलिस दल और अनेक दूसरे कर्मचारी वहां पहुंचकर लोगों को बचाने में जुट गए। बचे हुए लोग ठंड से कांप रहे थे। विक्रांत और मेघा का भी बुरा हाल था। मेघा ठंड से कपकपा रही थी। उसके दांत बुरी तरह कटकटा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि उसके सिर के पीछे से रक्त बहना थम चुका था। अचानक कुछ हाथों ने इन दोनों को थामकर स्ट्रेचर पर लिटा दिया। ऊपर से कंबल आदि डाल दिए गए और लोग इन्हें उठाकर चले गए। ऊपर एक छोटे से स्टेशन के कमरे में एक पुलिस अधिकारी बैठा सबकी लिस्ट बना रहा था। उसका ध्यान अपने काम पर था तो उसने ध्यान से चेहरा नहीं देखा। वैसे भी विक्रांत के चेहरे पर खूब कीचड़ मिट्टी सने हुए थे, अन्यथा वह तुरंत विक्रांत को पहचान लेता। पर विक्रांत ने गोली की तरह उसे पहचान लिया। मोहम्मद, पुलिस के वेश में एक अपराधी दरिंदा
लड़कियों का दलाल और बच्चों का व्यापारी। मोहम्मद की नज़र विक्रांत पर पड़ गई और उसने उसे देखते ही पहचान लिया। मोहम्मद विक्रांत के साथ कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज के समय पे उसका बाप इन 2 नंबरों के काम में था और अब मोहम्मद ये काम करता था। विक्रांत ये बातें बहुत अच्छी तरह जानता था और जब मोहम्मद ने विक्रांत को देखा तो वह समझ गया कि विक्रांत को ये सब पता है, लेकिन फिर भी मोहम्मद ने विक्रांत को उठाया और उसका अपने सामने ही इलाज करवा दिया, अपने पर्सनली डॉक्टर्स को बुलाकर। विक्रांत मोहम्मद से बोलने लगा, मोहम्मद ये क्या चल रहा है? इसी चक्करों में तू अपने भाई ईशान अली को खो चुका है, फिर भी तू ऐसे काम कर रहा है। तेरे भाई ईशान अली ने देश के लिए जान दी थी और आज भी उसका पूरी दुनिया सम्मान करती है, और तूने अभी भी इंसानियत को शर्मसार करने वाला काम जारी रखा है। मोहम्मद ने बोला, ईशान अली मनारी था, मैंने मरवाया था उसे, और ऐसे लोग तो हजार आएंगे। ये अच्छाई का कीड़ा, ये ईमानदारी के मेडल, ये सब क्या इस सब से पेट भरता है क्या? यहाँ देख, 1000 गुना पैसा है मेरे पास और राज करता हूँ राज। तभी विक्रांत ने कहा, तुझे पता है कितने बेकसूर लोगों की जान गई है? देख देख मोहम्मद, मुझे सच सच बता, इसमें किस किस का हाथ है? मोहम्मद ने बोला, हाथ? मेरा तो पूरा पैर है। कोई सबूत है? कोई गवाह है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये पुलिस देख रहा है, बिक चुकी है, मेरे इशारों पे काम करती है। अब जितनी भी महिलाएं हैं इन्हें मैं सीधा भेज दूंगा और बोल दूंगा कि लाश बॉयट्री हो गई है। तभी विक्रांत कहता है, मैं सब कुछ दुनिया के सामने लाऊंगा, मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा और तुझे इस इंसानियत को शर्मसार करने वाले काम के लिए ऐसे दंड दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। जैसे ही विक्रांत निकलने वाला होता है, मोहम्मद पीछे से गोली चला देता है, जिससे विक्रांत के पैर वहीं जड़वत हो जाते हैं और मोहम्मद कहता है, बेटा यहाँ आते मेरी मर्ज़ी से हैं और ज़्यादा ही मेरी मर्ज़ी से हैं। तुझे क्या लगा मैं तेरे को सारी कहानी राम कहानी सुनाने के लिए बुलाई है? अब जैसे अपने भाई ईशान अली को मारा था वैसे ही तू मरेगा। इसके बाद मोहम्मद ने तार निकाली और विक्रांत के गले को घोट घोट कर उसे मार डाला। 5 साल बीत जाते हैं और एक रात राज नाम का एक लड़का उसी स्टेशन पर होता है। वो दरअसल यूपी जाने के लिए था और वो काफ़ी लेट हो गया था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। ट्रेन 11 बजे की थी, लेकिन ना जाने क्यों आदमी लेट हो गई। प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी कम लोग दिख रहे थे। तभी राज को लगा जैसे उसे कोई अदृश्य शक्ति देख रही है। उसने इधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राज को ऐसा लगा जैसे कोई पटरी पर लेटा हो। जब राज ने जाकर देखा तो दूर लास्ट स्टॉप पर एक रेलगाड़ी खड़ी थी, जिसकी लास्ट बुग्गी वहाँ पर रुकी हुई थी और उसी के पास एक आदमी पटरियों पर लेटा हुआ था। उसने सीधा जाकर उस आदमी को देखा और उसे बोला, अरे भाई साहब उठिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ट्रेन आ गई तो आपकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। बाकी बचा हुआ पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। इसी के साथ शुभ रात्रि।
बात उन दिनों की है जब हम कोटा रहकर पीएमटी की तैयारी कर रहे थे। हम जहाँ रहते थे वो एक हॉस्टल जैसा था, पर हॉस्टल नहीं था। मकान मालिक ने अपने घर के ऊपर 8-10 रूम बनवा रखे थे, जिसमें कोचिंग के लिए आने वाले विद्यार्थी रहा करते थे। नीचे मकान मालिक अंकल ने अपनी सेपरेट एंट्री कर रखी थी। मकान की पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे मुख्य दरवाजे से पहले आप घुसो तो खाली स्पेस था, उल्टे हाथ पर एक बगीचा था। आगे सीधे जाकर अंकल ने छोटा सा एक और बगीचा लगा रखा था, जिसके लिए छोटा सा खुला हुआ गेट था, जिसको खोलकर अंदर जाए तो बाएं हाथ पर एक नल लगा था, और थोड़ा सा आगे जाओ तो सीधे हाथ पर अंकल के पोर्शन का दरवाज़ा। मुख्य दरवाजे से सीधे हाथ पर जाओ जीना था जो हमारे रूम की ओर जाता था। सारे के सारे रूम एक लाइन में नहीं बने हुए थे, कुछ आमने सामने और कुछ रूम अंदर जाकर बने हुए थे। खैर, लोकेशन से आगे बढ़ते हैं और मुख्य कहानी पर आते हैं। पूरे दिन की कोचिंग के बाद रात को 11 बजे के आसपास रूम के सभी लड़के कभी छत पर तो कभी रूम के बाहर इकट्ठे होते और इधर उधर की बातें होती। कभी पढ़ाई के टॉपिक तो कभी कोटा की बातें, कभी युवाओं की बातें तो कभी कभी भूत प्रेतों की बातें। भूत प्रेतों की बातें होती तो सब अपने अपने किस्से सुनाने लगते और डर का माहौल पैदा हो जाता। फिर थोड़ी देर बाद सभी ये दिखाते कि उनको तो डर ही नहीं लगता, अपने अपने रूम में पढ़ाई करने चले जाते। मेडिकल स्टूडेंट्स ज़्यादातर रात में ही पढ़ाई करते थे। एक बार की बात है, मैं रात में पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 12 बज रहे होंगे। मेरे रूम पार्टनर का सोने का मन हो रहा था, पर लाइट जली होने की वजह से उसको सोने में परेशानी आ रही थी, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लाइट बंद करने को कहता रहा। मेरा रूम पार्टनर थोड़ा आलसी टाइप था। जो लोग मेरे रूम पार्टनर के साथ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं। बस इस बात पर इतना इशू हो जाता है कि पानी कौन भर के लाएगा, और जो झुक जाता वो फंस जाता। ऐसे ही एक बार की बात है, वाटर कूलर में पानी ख़त्म हो गया तो मैंने कहा, जा आशीष पानी भर के ले आ। वो आलसी आ गया औकात पर और बोला, वाटर कूलर किसका है? तेरा है तो तू ही पानी भर के लाएगा ना। फिर इसके बाद मैंने कहा, तो क्या हुआ यार, तू भी तो पानी पीता है। तो वो बोला, अब नहीं पीऊँगा। उसका हर बार का ये ड्रामा था और हर बार पानी भी पी लेता। खैर, मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं कुछ सोचकर मैंने पानी का वाटर कूलर उठाया और जैसे ही चलने को हुआ तो घड़ी में देखा कि 12 बजने वाले हैं। उस वक्त युवावस्था में प्रवेश ही किया था, तो थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है। उस पर आशीष ने कह दिया, 5 मिनट और रुक जा, 12 बजने वाले हैं, 12 बजे जाए तो ले आना, नीचे अंकल की मम्मी की आत्मा मिल जाएगी। उसी दिन मकान मालिक अंकल जी की माता जी की मृत्यु हो गई थी, तो अंकल जी सपरिवार गांव गए हुए थे और घर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। नीचे के पोर्शन में सन्नाटा पड़ा हुआ था। वहाँ बस एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसके नाम मात्र की रोशनी हो रही थी। मैं उसके व्यंग को समझ गया था, पर मैं भी अपनी ज़िद पर अड़ा था कि खुद को नीडर साबित करना है। अब कुछ भी हो जाए, पानी तो 12 बजे ही लेकर आऊँगा। मैंने घड़ी की ओर नज़र मारी तो घड़ी का बड़ा कांटा सरक कर 12 पर आ गया, जैसे वो भी मुझे चैलेंज कर रहा हो। मैंने आशीष की ओर देखा और वाटर कूलर उठाया और नीचे की ओर चल दिया। मैं एक एक सीढ़ी उतरता जा रहा था। सीढ़ियों के मध्य रास्ते में अंधेरा था, जो उस वक्त मुझे किसी गुफा के अंदर से गुजरने का एहसास दिला रहा था। मैं मन में ही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा था। बरसों से एक हनुमान चालीसा ही तो है,
जो भूत प्रेतों के डर को भगाने में सबसे ज़्यादा प्रयोगदार है। खैर, मैं सीढ़ियों से उतरकर मकान के मुख्य द्वार के खाली स्थान पर पहुंचा और अंकल जी के पोर्शन के बाहर बने नल की ओर सामान्य गति से बढ़ने लगा। मैं जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं खुद को भी यह महसूस कराना चाहता था कि मुझे डर नहीं लग रहा है। साइड में बने बगीचे में से रात की रानी के फूलों की खुशबू आ रही थी, जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। सुनी सुनाई कहानियों से मन में एक इमेज बनी हुई थी कि भूत प्रेत आते हैं तो खुशबू आती है। रह रहकर आ रही किसी कीड़ों की आवाज़ मेरे डर में इजाफा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। खैर, मैं लोहे के काले छोटे से एक गेट पर पहुंचा जो अंकल जी के पोर्शन की ओर जाने के लिए था। नल तक पहुंचने के लिए उस गेट को पार करना ज़रूरी था। मैंने कुंडी खोलने की कोशिश की तो देखा उस गेट में ताला लगा हुआ था। लगभग 1 फुट की ऊंचाई में छोटा सा गेट था जिसको पार करना छोटी सी बात थी। अंकल जी ताला इसलिए लगा लेते थे क्योंकि उनको पता था कि लड़के गेट को फलांग लेंगे। खैर, मैंने वाटर कूलर को बाउंड्री पर रखा और गेट को फलांग कर दूसरी साइड पहुंच गया। वाटर कूलर को नल के नीचे लगाया तो देखा नल से पानी धीरे धीरे आ रहा था। मुझे लग रहा था कि जल्दी से ये भरे और मैं जल्दी से यहाँ से भागूं। बगीचे से रह रहकर आ रही खुशबू मन में डर पैदा कर रही थी। अंकल जी के पोर्शन के गेट पर नज़र पड़ी तो आशीष की बातें याद आ गईं। आज ही अंकल जी की माँ का स्वर्ग सिधार हुआ है। भले ही गांव में मृत्यु हुई थी पर वो यहाँ भी लंबे समय से रह रही थी। हो सकता है कि उनकी आत्मा भटकते भटकते यहाँ आ गई हो। कहानियों में सुना था, लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने के 13 दिन तक आत्मा को शरीर का मोह रहता है और वो अपने निवास स्थान पर रहती है। अब अंधेरे में रह रहकर मन अजीब अजीब आकृति बनाने लगा। भाग कर जाना मतलब लाइफ टाइम बेइज्जती और डर के आगे जीत है। मैंने वाटर कूलर पर नज़र डाली तो अभी भी थोड़ा सा खाली था। अचानक से मेरे सर के ऊपर लगी डाली फूल का पेड़ जो छत पर जा रहा था, उससे अचानक मेरे सर पर 5-7 फूल गिरे और बगीचे से आने वाली खुशबू और रह रहकर आ रही कीड़ों की आवाज़ तेज हो गई और किसी बिल्ले की रोने की आवाज़ आने लगी। कभी लगता कि कोई जानवर रो रहा है तो कभी लगता कि कोई इंसान का बच्चा रो रहा है। मेरी सांस अटक गई। आवाज़ रह रहकर आ रही थी। मैंने तुरंत फिर से वाटर कूलर उठाया और लंबे लंबे पग भरता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया और वाटर कूलर साइड रख दिया। मुझे अचानक से ऐसा गहन मुद्रा में बैठे देख आशीष ने पूछा, क्या हुआ? एक बार तो मन में आया बोलूं, कुछ नहीं हुआ। बोलूँगा कि डर गया हूँ तो मजाक उड़ाएगा। फिर दूसरा ख्याल आया, उड़ाएगा तो उड़ाएगा, अगर सच में कोई भूत प्रेत का चक्कर हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने उससे कहा, तूने कोई आवाज़ सुनी? तो उसने कहा, हाँ, किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। पहले तो मुझे लगा कोई बिल्ली रो रही है, पर कभी किसी औरत के रोने की जैसी आवाज़ मुझे पूरी लगती, तो कभी किसी बिल्ले जैसी या बच्चे जैसी। उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं भौचक्का रह गया। माहौल गर्म हो चुका था, भयपूर्ण हो चुका था। समय रात के 12:30 बज गए थे और बातों का दौर भुगता हो चुका था। निष्कर्ष निकला हो ना हो, वो मकान मालिक की माँ की आत्मा है जो घर में भटक रही है। तभी वहाँ एक और लड़का भटकता भटकता आ गया। उसने जब पूरी बात सुनी तो वो बोला, हाँ यार, आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी और तुमने जो नहीं सुना ना वो मैं बताता हूँ। पायल जैसी छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने टोकते हुए कहा, हो सकता है पायल की आवाज़ नहीं हो, वो झिंगूर हो जिसके बोलने पर पायल जैसी आवाज़ सुनाई देती है।
अब पुरानी बातों का दौर निकल आया। वो भी अपने गांव के किस्से सुनाने लगा कि कैसे उसकी दादी की मृत्यु हो गई थी और 13 दिन तक घर में अचानक उनकी खुशबू आने लगती थी। कभी कभी रात में पायल की आवाज़ सुनाई देती थी। उसकी बात सुनते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब सबको डर लगने लगा था। रात काटना मुश्किल लग रहा था। एक सच्चाई ये है कि जितना डर भूत से नहीं लगता, उतना भूतों के किस्से से लगता है। अब समय रात के 2 बज चुके थे। बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और अगले दिन कोचिंग भी जाना था। तो मैंने कहा चलो अब सोया जाए। वो लड़का बोला हाँ मैं यही सो जाता हूँ। आशीष ने कहा तू अपने रूम में चला जा। तो वो बोला अब कहाँ जाऊँगा, मेरा रूम पार्टनर सो गया होगा और वो खामखा वो डिस्टर्ब होगा। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसको डर नहीं लग रहा है, बस वो रूम पार्टनर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए कर रहा है। पर सच ये था कि डर तो सभी को लग रहा था। दोनों पलंग को मिलाकर एक कर लिया और तीनों उसी पर साथ लेट गए। खैर जैसे तैसे करके सुबह हुई और सब सामान्य हो गया। अब दिन में डर नहीं लग रहा था। फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए तो समय बीत गया। कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। एक दिन वो लड़का और मैं मार्केट गए तो उस रात की बातें फिर से होने लगी और उसने जो बताया उसे सुनकर मैं चौंक गया। मुझे यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है। खैर सत्य तो ये था, अंकल वापस आ चुके थे। दिन सामान्य तौर पर बीत रहे थे। एक रात की बात है, समय करीब 11:45 हुआ था। मैं पढ़ने में व्यस्त था। मेरा रूम पार्टनर जिद कर रहा था कि मुझे सोने दे, लाइट बंद कर दे। वो ज़बरदस्ती परेशान करने लगा। लेकिन एक दोस्त और पढ़ रहा था, वो उसको भी छेड़ने में लगा हुआ था। कभी बाल खींचता, कभी गुलगुली मचाता। 12 बजने में 1 मिनट था। वो छेड़ते हुए बोला 12 बज गए, सो जाओ। वो उसको गुलगुली मचा रहा था तो दोस्त छीना झपटी में पलंग पर लेट गया। अचानक से मेरे दोस्त में कुछ वाइब्रेशन सी आने लगी। उसने ज़ोर ज़ोर से हिलना शुरू कर दिया। वो बुरी तरह से कांपने लगा और मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगा। वो कुछ इस तरह हिल रहा था जैसे उसको मिर्ची के दौरे पड़े हों, पर उसकी हरकतें कुछ इस तरह से थी जैसे उसको जोर की सर्दी लग रही हो। वो लगभग 2-3 घंटे तक ऐसे ही करता रहा। उसकी इस हालत को देखकर हम घबरा गए। आशीष के पसीने छूट गए। उसने दोस्त से पूछा क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों हिल रहा है? तो दोस्त ने कँपाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। ये हालत हो गई कि हम भी डरने लगे। तो हम दोनों रूम के गेट से बाहर निकले और सामने वाले रूम के लड़के को बुलाने लगे। हम भागकर जैसे ही उसके रूम में पहुंचे और उसको बात बताई तो वो दोनों भी हमारे साथ साथ भागकर हमारे रूम की ओर आए तो देखा कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसने नॉर्मली खोलने की कोशिश की और दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा, वो तब भी नहीं खुला। हम सभी शॉक थे, ऐसा कैसे संभव है? कुछ सेकंड पहले ही तो हम कमरे से निकल कर आए थे, दरवाज़ा बंद है। इस बात को कंफर्म करने के लिए दूसरे लड़के ने कॉन्फिडेंस में कहा अरे यार अड़ गया होगा। दरवाजे को धक्का दिया तो भी दरवाज़ा नहीं खुला। अजीब हालत हो गई थी। अंदर हमारा एक दोस्त कंपाउंड में मोड़ पर था और दरवाज़ा खुलने का काम नहीं हो रहा था। अब दृश्य ये था कि हम 4 लड़के दरवाजे से दूर खड़े हुए थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलने का प्रयास करे। अचानक से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी और बगल वाले घर जिसमें मेज़ चलती थी वहाँ से बर्तन गिरने की ज़ोर से आवाज़ आई। थोड़ी देर पहले जो पलंग बने थे वो अब डरकर पीछे खड़े थे। आशीष की नींद उड़ चुकी थी, उसकी शक्ल देखने लायक थी। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। उसने